Okay, so today we are going to see what is axial magnetic field produced by current in a circular loop. तो हमको देखना है axial magnetic field produced by current in a circular loop. तो इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो? इट्स अ वेरी सिंपल टास्क. सबसे पहले हम एक करंट कैरिंग कॉइल ले लेंगे. ओके, सो लेट्स से वी हैव अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप समथिंग लाइक दिस. हमको एक्सिस पे फाइंड करना है, तो लेट मी ड्रॉ एक्सिस फर्स्ट. तो एक्सिस मतलब अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये एक्सिस हो गया लूप का. ओके, देन ये जो हमारे पास लूप है, इस लूप में करंट है, सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस लूप. आपको पता है whenever there is current there is magnetic field in the vicinity in the nearby region of that conductor. यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है here. इस P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. दिस डिस्टेंस लेट अस से इज x. तो अगर आपको याद होगा हमने बायोट-सावर्ट लॉ सीखा था. तो अगर हमको बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करना है तो हमको ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl में स्प्लिट करना पड़ेगा. तो उसमें से एक dl एलिमेंट मैं a पॉइंट पे ले रहा हूँ. तो दिस इज स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl बाहर. तो जब dl में से करंट I पास होगा तो वो dl बार में से करंट जब I पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB. वो dB स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू करंट थ्रू dl, वो P पॉइंट पे कितना है वो हमको देखना है पहले. तो सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन सम डिस्टेंसेस नाउ. सो लेट्स से सेंटर ऑफ दिस से लेके P पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस है आपका लेट्स से r. ओके, आपको पता है बायोट-सावर्ट लॉ में हमेशा ऐसे ही करते हो. इफ यू रिमेम्बर हमने एक वायर लिया था और वहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट लिया था. फिर लेंथ एलिमेंट के सेंटर से जिस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां तक लाइन ड्रॉ की थी. और ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, दिस एंगल ओवर हियर वाज थीटा. ओके, तो वैसे ही सेम यहाँ पे हम कर रहे हैं. डीएल एलिमेंट में से जब करंट पास होगा तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है. डिस्टेंस डीएल का पी पॉइंट से आर है. और लेट्स से द रेडियस ऑफ दिस लूप इज ए. जो रेडियस है इस लूप का ये a है, मान लेते हैं दिस इज a. सेंटर ऑफ द लूप बीइंग o. करंट तो लूप में से I था ही. ओके, सो फ्यू थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले इज ये जो dl में से जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड dp विल बी गिवन बाय μ0/4 pi I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर. ये था आपका बायोट-सावर्ट लॉ. दूसरा, as I told you just now, what we did, बायोट-सावर्ट लॉ होता क्या है मैंने आपको अभी भी बताया. तो हमारे पास एक वायर है, उसमें एक लेंथ एलिमेंट है. यहाँ पे P पॉइंट था, सेंटर से उस P पॉइंट तक आप लाइन ड्रॉ करोगे, फिर एंगल देखोगे व्हाट इज द एंगल थीटा. तो सिमिलरली हमने जो लूप ड्रॉ किया है, लूप में जो लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट P पॉइंट यहाँ पे है. तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है, तो थीटा 90 डिग्री बनता है. इस केस में पहले ये इमेजिन करो आप that it becomes the angle becomes 90 degree over here. तो एंगल 90 होता है. so angle 90 होता है, therefore what you will have is sin 90. sin 90 is obviously 1, तो वहां पे 1 आएगा. ओके, तो you will have this equal to μ0/4 pi I dl by r square, and sin 90 is 1. Okay, good. Now
you have to look at direction of magnetic field. ये जो small amount of magnetic field है, इसका direction क्या है वो भी देखना पड़ेगा. So the direction of magnetic field is something like this. यहाँ पे ऐसा आएगा. ये कहाँ से आता है, तो ये अब आपको पता होना चाहिए. राइट हैंड थंब रूल भी हमने यूज किया था. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको याद होगा, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से भी आता है ये. सो एनीवेज दैट यू वेरीफाई, दैट यू चेक पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन गोज समवेयर ओवर हियर. परपेंडिकुलर होता है ये इस लाइन को. सो दिस magnetic field, I'll change. Magnetic field is perpendicular आता है. It comes something like this, like this. आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड पी पॉइंट पे कर रहे हैं, तो आई विल टेक दिस वेक्टर ओवर हियर एंड कीप इट हियर, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना कहाँ था, पी पॉइंट पे. तो ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डीवी है, डायरेक्शन डीवी है. मैं मान लेता हूँ ये एंगल अल्फा है. अगर ये एंगल अल्फा है तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ. ओके, सो इफ दैट एंगल वाज अल्फा, तो ये एंगल आ जाएगा अल्फा बाय सिंपल ज्योमेट्री. ओके, तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हमें काम में आने वाला है आगे. जस्ट अ मिनट, ये लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं. तो आफ्टर एक्सटेंडिंग दिस लाइन यू विल सी, ये जो डीबी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट होंगे. एक होगा यहाँ पे डीबी कॉस अल्फा, एक होगा यहाँ पे डीबी साइन अल्फा. ओके, देन सिमिलरली आपके पास ये हो गया सिनेरियो फॉर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट ए. अगर मैं डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट बी ले रहा हूँ, तो डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट बी है उसके लिए उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हमको यहाँ देखना पड़ेगा. सो इट इज मोर और लेस द सेम थिंग. उसका भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, when the current passes through B, the magnetic field due to element at point B is again something like this. तो यहाँ पे वापस वही स्टोरी है. ये है dB, किसका dB, ये है एलिमेंट B का dB. फिर इसके भी कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा विच इज dB cos अल्फा, और यहाँ पे आएगा dB sin अल्फा. मतलब ऐसा मैं पूरे लूप को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में कंसिडर कर सकता हूं, और हर एक एलिमेंट के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट होगा, और हर एक का मैग्नेटिक फील्ड dB होगा, which will be, you can split into two components, sin alpha and cos alpha, and sin cos alpha components cancel होने वाले हैं, so vertical components will cancel out. तो vertical components will cancel out, ये important है. ओके, हमको चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप you can obtain by integrating over dB sin alpha. मैं dB sin alpha पे क्यों इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि dB cos alpha तो कैंसिल हो गया. तो इस करंट कैरिंग लूप पे जितने भी एलिमेंट्स हमने लेके रखे हैं सबका सिर्फ dB sin alpha कंपोनेंट ही बचेगा, इसलिए मैंने dB sin alpha लिया है इंटीग्रेट करते वक्त. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. ओके, तो दिस इज इक्वल टू dB, हमको पता है dB क्या है, म्यू 0 by 4 pi I dl by r square. What is sin alpha? Opposite side upon hypotenuse. मतलब डायग्राम से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो sin alpha a by r आता है, तो sin alpha की जगह पे a by r डाल दिया. So constant quantities को will take out from integration. So this is mu 0 by 4 pi. I constant था, constant को बाहर निकाल लिया हमने because I was constant. So it is important for you to take out all the constant out of integration. A भी कांस्टेंट था, r क्यूब भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ओवर dl ओनली. इंटीग्रेशन dl मतलब हमने लूप को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में स्प्लिट करके रखा है, dl 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 dl. तो सब dl 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 को ऐड करते गया तो मुझे मिलेगा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. So I will get circumference of circle. So this is equal to mu 0 by 4 pi I a by r cube. Integration dl is nothing but 2 pi a. ओके, तो 1 जा एंड 2 जा, तो ये आपको मिल जाएगा b इक्वल टू म्यू 0 by 2
I a by r cube, a square by r cube. अगर आप डायग्राम से देखोगे तो you will see r square equal to x square plus a square, which implies r equal to x square plus a square का अंडर रूट आता है ये. Okay, therefore you will get r cube equal to x square plus a square raised to 3 by 2. Okay, therefore you have b equal to mu 0 by 2 I a square upon x square plus a square raised to 3 by 2. ये आता है आपका फॉर्मूला फॉर magnetic induction, magnetic field at a point along the axis of circular loop. Then इसमें आप special cases discuss कर सकते हो. You can go for special cases. Case 1. If the circular loop has n number of turns, तो n से multiply करोगे. So if the loop has n number of turns, if the loop has n turns, so total magnetic field will be just multiply by n over here. Okay, then case 2. In case 2, we need to find out magnetic field at the center of loop. हमको center of loop पे magnetic field find करना है. So at center of loop, अगर आप center of loop की बात करोगे तो जो x distance है इसको 0 कर रहे हैं, मतलब हम लोग x equal to 0 डालने वाले हैं. x equal to 0. So if you put x equal to 0, मैं ये फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे वापस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ so that you understand what I am doing. तो this formula you have, इसमें अगर आप x equal to 0 डालोगे तो आपको मिलेगा b is equal to n mu 0 by 2 I a square 0 plus a square raised to 3 by 2, ऐसा आएगा. Okay, so you will have this as b equal to n mu 0 by 2 I a square by a cube. Cancel. Therefore you will have b equal to n mu 0 I by 2a. और ये हम लोगों ने पहले भी देखा है. What is the magnetic field at the center of loop? This is what we have already done previously. Okay, good. So this is how you can find out. Case number 3 आप देख सकते हो. Case number 3 क्या होगा? Case 3 ये होगा when the point P is very far. मतलब ये आपका loop था और point P it is very far. मतलब x is very greater than a. So case 3 is point P is far away. Far away मतलब x is very greater than a. तो वापस से यही फॉर्मूला, अगर x very greater than a है तो x square plus a square is approximately equal to x square. Therefore you will write b equal to n mu 0 by 2 I a square. में इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ. नीचे आएगा just x square whole raised to 3 by 2. Okay, so you will get b equal to n mu 0 by 2 I a square upon x cube. Right? So this is how you can get the required equation. That's it. ये आ गया आपका case number 3. So what we have done so far is, हमने यहाँ पे हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप था. हमने करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक्सियल पॉइंट पे. तो वी हैव assumed a loop of radius a which is carrying current I. उस a लूप को स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर लिया. हर एक लेंथ एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा dB यहाँ पे that we saw. फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा that will be इंटीग्रेशन dB sin alpha. क्यों इंटीग्रेशन dB sin alpha? क्योंकि cos कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए. एंड देन सिंपल मैथमेटिक्स.
नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर्स लॉ। तो अब हमको देखना है व्हाट इज एम्पियर्स लॉ। इफ यू रिमेंबर गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक गॉस लॉ था जो आपको एक्सटेंडेड चार्जेस जैसे चार्ज ऑन अ स्फीयर, चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग वायर, इसके ऊपर ड्यू टू दिस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैं बता देता हूँ वापस से एक बार। हमारे पास मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर था ऑफ रेडियस कैपिटल आर, हमारे पास एक पी पॉइंट था जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ कंडक्टर से स्मॉल आर है। हम इस आर को लेके एक इमेजिनरी स्फीयर बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन स्फीयर। सारा का सारा चार्ज इस गॉसियन स्फीयर के अंदर एनक्लोज्ड है। ओके, फिर हम लिखते थे फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज फ्लक्स इमिट करेगा, इट विल इमिट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब इस गॉसियन स्फीयर से पास होंगे तो फ्लक्स बोलते हैं हम लोग। टोटल लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस इज कॉल्ड एज फ्लक्स। So by Gauss law, total flux was given by integration over closed surface E bar dot ds bar is equal to charge enclosed upon epsilon 0. तो हम ये पर्टिकुलर लॉ को बोलते हैं गॉस लॉ, और गॉस लॉ यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। गॉस लॉ में क्या था, गॉस लॉ में हमारे पास कंडक्टर था, कंडक्टर पे चार्ज था, हमने उस चार्ज को एनक्लोज किया है बाय ड्राइंग इमेजिनरी एरिया, सरफेस एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी सरफेस एरिया ये इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। अब जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो सिमिलर अप्रोच है, सिमिलर अप्रोच है। व्हाई? बिकॉज यू शुड नो, जब भी हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर होगी, सो इफ वी हैव अ करंट कैरिंग वायर I, this current carrying wire will generate magnetic field in its surrounding region। तो ये करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मान लो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे फाइंड करना है, और ये पी पॉइंट जो है ये लेटस से आर डिस्टेंस पे है। ओके, तो अब जैसे हमने गॉस लॉ में चार्ज को एनक्लोज किया था, यहाँ पे करंट को एनक्लोज करना है। जैसे हमने गॉस लॉ में इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया था, यहाँ पे हमको इमेजिनरी एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे वन डायमेंशनल है, क्योंकि लूप मतलब वन डायमेंशनल होता है। तो हमको यहाँ पे लूप ड्रॉ करना है, मतलब हमको करंट को एनक्लोज करना है जैसे वहां पे हमने चार्ज को एनक्लोज किया था। तो एम्पियर्स लॉ का डेफिनेशन होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड लूप, इसलिए ये लूप सर्कल ड्रॉ किया है। बी बार डॉट डी एल बार, वहां पे ई बार डॉट डी एस बार था, यहाँ पे बी बार डॉट ई एल बार है। वहां पे था चार्ज एनक्लोज अपॉन एक्शन 0, यहाँ पे है म्यू 0 इंटू करंट एनक्लोज्ड। ओके, तो मोर और लेस इज द सेम थिंग। और अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर फर्दर, गॉस लॉ की जब हम बात करते हैं तो इन दैट केस ई बार डॉट डी एस बार लिखते हो तो ई बार डॉट डी एस बार मतलब ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वहां पे एंगल था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस बार। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं बी बार डॉट डी एल बार, मतलब यहाँ पे एंगल जो होगा बी डी एल कॉस थीटा, थीटा जो एंगल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बी बार और करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट डी एल के बीच में होगा। ओके, दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। तो ये है एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ को पहला एप्लीकेशन हम देख ही लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, इसी में हम लोग कर लेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। जस्ट अ मिनट। Since this is revision session, of course I will go little fast। और आज हमको चैप्टर खत्म करना है। आइडियली आई वाज सपोज्ड टू टेक लास्ट लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर, बट देन आई हैव टू रिकॉर्ड एंड अपलोड नाउ एनीवेज। तो सबसे पहला
एम्पियर लॉ का पहला एप्लीकेशन, यही है पहला एप्लीकेशन एम्पियर लॉ का जो हम अभी यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। फॉर अ लॉन्ग वायर, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ये पहला है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a long straight conductor of course carrying current. Okay, तो here p bar dot dl bar पे इंटीग्रेशन अपने किया कि म्यू जीरो आई enclosed, this is Ampere law. Now to find out what is magnetic field at point p at a distance r, हम लोग सबसे पहले इस p पॉइंट पे एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे dl बार। आपको पता है लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन along the tangent होता है, because you should know by now that this length element that we have taken over here, इसका डायरेक्शन है along the tangent। और अगर आपको राइट हैंड थंब रूल याद है, according to right hand thumb rule, if you hold the current carrying conductor in your right hand with fingers curled and thumb outstretched, if thumb अगर करंट का डायरेक्शन देता है तो कर्ल्ड फिंगर्स आपको देते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का भी। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा म्यू जीरो करंट इंक्लोज तो सिर्फ आई है क्योंकि यहाँ पे सिंगल कंडक्टर है तो आई है। ओके, बट एज आई टोल्ड यू हियर बी बार एंड डी एल बार आर इन सेम डायरेक्शन, B bar and DL bar, they are in same direction. Therefore, theta angle is 0, which implies cos of 0 is equal to 1. Therefore, you have integration B dl equal to mu 0 I. So B constant outside, integration dl equal to mu 0 I. Integration dl, तो इस पूरे लूप को मैं dl इसमें डिवाइड करके रखा था हमने, तो सबको ऐड करेंगे तो 2 पाई r मिलेगा। तो दिस इज b इंटू 2 पाई r म्यू 0 I। तो आपको यहां से मिल गया b इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट conductor carrying current I, mu 0 I upon 2 pi r. This is the magnetic field. Okay, तो ये आ गया magnetic field. Second application is magnetic induction along the axis of a long straight solenoid. Magnetic induction along the axis of a long straight solenoid. तो पहले हम एक सोलेनॉइड ले लेते हैं। Let's say this is solenoid here. This is a solenoid मान लेते हैं यहाँ पे। ये एक सोलेनॉइड है हमारे पास। ओके, समथिंग लाइक दिस। मोर लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास सोलेनॉइड का एक एक्सिस है। ओके, एंड देयर आर ऑफ कोर्स सोलेनॉइड पे वाइंडिंग होता है तो वाइंडिंग भी दिखाना पड़ेगा। So you have a winding over here, something like this. ऐसा वाइंडिंग है। ओके, नाउ जब इसमें से हम करंट पास करेंगे तो अगेन बाय राइट हैंड थंब रूल, अब उल्टा है। अब जो कर्ल फिंगर्स है वो करंट दे रहे हैं, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा।
मतलब एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज लाइक दिस. सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हमको along the axis at the center of solenoid हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो एज यू रिमेम्बर, अगर आपको एम्पियर लॉ अप्लाई करना है तो आपको पहले करंट को एनक्लोज करना पड़ेगा. यू हैव टू एनक्लोज दिस करंट फर्स्ट. तो सबसे पहले करंट को एनक्लोज करो. तो करंट को एनक्लोज करने के लिए आपको एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे. तो लेट अस ड्रॉ अ लूप. ये आ गया लूप ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. तो ये आ गया आपके पास लूप ए बी सी डी. आपने एनक्लोज कर दिया. ओके, मान लेते हैं ये जो लेंथ है ए बी या सी डी, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एल मान लेते हैं. डजंट मैटर. ओके, so that length is L. Now यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स, that is, let us say n. Let us say you have n number of turns here. If you remember, अगर आपको एम्पियर्स लॉ याद होगा तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू जीरो करंट एनक्लोज्ड. तो इसका मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूं. इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार. तो यहाँ पे और पिछले केस में सिमेट्रिकल सिचुएशन थी, सर्कुलर लूप था. यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप है. तो यहाँ पे 4 कंट्रीब्यूशन होंगे. इंटीग्रेशन ए टू बी बी बार डॉट डी एल बार प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी बी बार डॉट डी एल बार. देखो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. हमको करंट को एनक्लोज करना था. करंट को एनक्लोज करने के लिए ऐसे केसेस में हमको रेक्टेंगुलर लूप इमेजिन करना पड़ता है. हमने वही किया है. जैसे गॉस लॉ में स्फेरिकल कंडक्टर के लिए स्फेरिकल लूप, स्फेरिकल सरफेस बोलते थे ना, गॉसियन स्फीयर बोलते थे उसको. अगर आपके पास सिलेंडर है, वायर है, उसके लिए सिलेंड्रिकल सरफेस, सो ऑन सो फोर्थ. तो यहाँ पे भी डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे पिछले केस में सिर्फ वायर था तो हमने सर्कुलर लूप ड्रॉ किया था. यहाँ पे हमारे पास सोलेनॉइड है तो हमको रेक्टेंगुलर लूप ड्रॉ करना पड़ा. तो ये बार बी बार डॉट डी एल बार का जो कंट्रीब्यूशन है वो ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों से आने वाला है. इन रियलिटी एक से ही आएगा. क्यों? क्योंकि देखो बी बार डॉट डी एल बार मतलब बी डी एल कॉस थीटा, मतलब एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब अगर मैं BC की बात करता हूं, ये साइड BC, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. ओके, और BC मतलब ये हो गया लेंथ एलिमेंट. तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री. cos of 90 0, cos 90 0 मतलब यहां से आपको कंट्रीब्यूशन मिलने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि इस केस में बी बार और डी एल बार परपेंडिकुलर है और आपको पता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. डी से लेके ए, यहाँ पे भी वही केस है. मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और डी से ए लेंथ एलिमेंट ऐसा है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए डी से ए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा. सी डी और ए बी. अब यू शुड नो वन थिंग कि जब हम सोलेनॉइड लेते हैं तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होता है? समथिंग लाइक दिस. जैसा जैसा आप दूर जाओगे, मतलब सेंटर ऑफ सोलेनॉइड से दूर जाओगे, तो फ्लक्स कम होता जाता है. CD साइड जो है ये बहुत दूर लिया है हमने. इट इज फार 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 अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड.
तो CD, because first of all it is outside solenoid, secondly it is far away from axis, तो ये कंट्रीब्यूशन भी आपको 0 मिलने वाला है. मतलब अल्टीमेटली ओनली कंट्रीब्यूशन टू द फ्लक्स B bar dot DL bar will come from AB, B bar dot DL bar. अगर आप AB के लिए देखोगे तो यहाँ पे BDL cos थीटा आप लिखोगे A to B. cos थीटा 0, क्यों 0? क्योंकि AB साइड का डायरेक्शन और B बार का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 is 1, तो A to B BDL ऐसा मिलेगा आपको. cos 0 की वैल्यू 1, B आउटसाइड A to B DL. मतलब मैं अभी लेंथ पे इंटीग्रेट करूंगा A से B, लेकिन A से B लेंथ हमने कितना लेके रखा है? L, तो ये L है, सो दिस इज B into L. तो आपको इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड मिल गया. अब राइट हैंड साइड देखते हैं. म्यू 0 चार्ज एनक्लोज्ड, नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए हमने? N. तो एक ही करंट कितनी बार घूम रहा है? N टाइम्स. द सेम करंट इज सर्कुलेटिंग N टाइम्स. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ ये इंपॉर्टेंट भी है, ये कंफ्यूजिंग भी है. तो म्यू 0 N I आप ऐसा लिख दोगे. ओके, राइट, विच इज नॉट करेक्ट. Why? Because this small n is total number of turns per unit length. मतलब number of turns per unit length है. 1 मीटर में कितने टर्न्स है ये बताता है स्मॉल n. तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, स्मॉल n in such cases is always number of turns per unit length. ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. 1 मीटर में कितने टर्न्स, ये आपको स्मॉल n बताता है. स्मॉल n tells you how many turns per unit length. 1 मीटर में कितने, राइट? 1 मीटर में कितने मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ, क्योंकि लेंथ ऑफ ए बी कितना था? L, तो L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इक्वेशन 3. तो सब्स्टिट्यूट, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2 and 3 इन इक्वेशन 1. Therefore you will get इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या था? B बार डॉट DL बार, जो हमने सॉल्व करके निकाला B into L, तो B into L. राइट हैंड साइड था म्यू 0 I enclosed which is म्यू 0 N L I. कैंसल, तो आपको मिल गया मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू 0 N I. ये आ गया फॉर्मूला. बट याद रखना, हमने क्लियर कट मेंशन किया है अलोंग द एक्सिस. मतलब हम लोग सेंटर पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आ रहा है? म्यू 0 Ni. मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 2 कंट्रीब्यूशन से आता है. एक तो जो करंट ऊपर से फ्लो हो रहा है यहाँ से, और एक जो नीचे से फ्लो हो रहा है यहाँ से. तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से आपको सेंटर पे मिला म्यू 0 Ni. अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड देखना होता, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखना होता नियर वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड ऑफ सोलेनॉइड विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बाय 2, क्योंकि सेंटर पे ऊपर और नीचे दोनों एंड्स की वजह से जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है. मतलब सेंटर पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे तो नीचे का करंट और ऊपर का करंट दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन जब आप वन एंड की बात करोगे तो सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे का करंट कंट्रीब्यूट करेगा. मतलब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ आएगा. तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड. ओके, ये है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, और ये है नियर वन एंड. अब लास्ट टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ अ टोरॉइड. So the last topic that we are supposed to see from this chapter is magnetic induction along the axis of a toroid. Along the axis of a toroid. टोरॉइड कुछ नहीं होता, टोरॉइड सोलेनॉइड ही होता है. तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, उसको सिर्फ हमने डोनट शेप दे दिया.
सो लेट अस से ऐसा आ गया हो, ओके। तो हमारे पास सोलेनॉइड ही था, हमने सिर्फ उसको डोनट शेप दे दिया और उस पर अभी भी वाइंडिंग्स है, देयर आर स्टिल वाइंडिंग्स ओवर हियर, सो यू स्टिल हैव वाइंडिंग्स ओवर हियर लाइक दिस। इसमें से करंट आई फ्लो होगा और हमको मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है एट द एक्सिस ऑफ दिस, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल डेरिवेशन ऑफ दिस, सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका आंसर, इसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो अल्टीमेटली you get exactly same formula, so magnetic field B at the axis is mu 0 ni, सिर्फ यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, यहाँ पे लेंथ क्योंकि ये डोनट शेप है, सर्कुलर शेप है, तो लेंथ 2 पाई r आएगा, दैट्स इट। ये r मतलब यहाँ पे ये रेडियस है सोलेनॉइड का। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, टोरॉइड सॉरी। सो सोलेनॉइड को ही हमने टोरॉइड बनाया बाय द वे, इसलिए ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। बाकी ये फॉर्मूला भी एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके ही आता है, ओके। एंड सिंस दिस इज रिवीजन क्लास, तो रिवीजन में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्या है वो बताना जरूरी है मेरे लिए, एंड अदर थिंग्स यू शुड टेक आउट योर नोट्स एंड रीड फ्रॉम दैट, वो पढ़ना है वो, ओके। तो व्हाट वी हैव डन सो फॉर टुडे, हमने आज पहले तो एक करंट कैरिंग लूप का एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ क्या है वो देखा, एम्पियर्स लॉ के हमने 3 एप्लीकेशन देखे, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो वी विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट chapter in next sessions.